हेलो एवरीवन। आज पॉलिटी का हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट एक्ट डिस्कस करेंगे। पहला एक्ट ऑफ 1786 और दूसरा चार्टर एक्ट 1793 और दो एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये जो फोटो मैंने लगाई है, ये है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये खासियत है, इन्होंने मैं पूरा वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूरे लेक्चर में बताऊँगा। ला सेकंड लेक्चर में मतलब इससे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बताऊँगा कि उनके टाइम पर 1786 से लेकर 1793 तक उनके टाइम पर कौन-कौन सी एक्टिविटी हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में? क्यों उनका जो शासनकाल है या कह सकते हैं जो गवर्नर जनरलशिप है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यही गवर्नर जनरल थे जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। फाउंडिंग फादर बोला मैंने, ना कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता। फाउंडिंग मतलब उन्होंने फाउंड किया इंडियन सिविल सर्विसेज को। क्यों इन्हें माना जाता है? देखो, आप हर चीज़ में क्यों लगा दोगे, आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएँगी। क्यों इन्हें फाउंडिंग फादर माना जाता है? देखो क्या होता था, पहले जो डिस्ट्रिक्ट में होता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की 2 पावर होती थी, जुडिशियल पावर भी होती थी और रेवेन्यू कलेक्शन की भी होती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहा है वही जज बन जाएगा, तो क्या होगा जो रेवेन्यू के मैटर आएँगे तो वो अपने फ़ेवर में ही उसका वर्डिक्ट देगा। तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, जुडिशियल एक्टिविटी को अलग कर दिया और रेवेन्यू एक्टिविटी को अलग कर दिया। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, वो जुडिशियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। मैं सब एक-एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कॉर्नवालिस ने जो-जो किए। ठीक है? तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया कि ज़मींदारी राइट्स दे दिए गए। जो छोटे ज़मींदार थे, उन्हें पर्टिकुलर एरिया का ज़मींदारी राइट्स दे दिया। ज़मींदारी राइट्स का मतलब है कि आप जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या ब्रिटिश क्राउन के लिए यहाँ से जो टैक्स है वो कलेक्ट करोगे और ये टैक्स परमानेंट होगा। मतलब आपकी फसल को नुकसान हो रहा है, फसल आपकी कम हो रही है, किसान परेशान है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। आपकी फसल पर अगर रेट डिसाइड जो कर दिया है, वो ही देना है। तो इस तरह से ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने कॉर्नवालिस की बताई। मगर आगे आप देखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस एक्ट में क्या इम्पोर्टेंट। पहली बात तो इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, सबको पता है, ठीक है। और दूसरी इनकी डिमांड क्या थी कि ये काउंसिल को ओवरराइड कर जाए। मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया कि जब कॉर्नवालिस आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो 1773 में आई थी गवर्नर जनरल को राय देने के लिए, जो डेमोक्रेटिक थी, उसको अथॉरिटेरियन रिजीम में बदल दिया गया पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, इन्होंने कहा मुझे वीटो पावर दे दो, मतलब ओवरराइड। अगर उन्होंने कहा कि हमें पूरब जाना है, तो ये कहेंगे हमें पश्चिम जाना है, ठीक है? तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये सारी डिमांड कॉर्नवालिस की मान ली गई थी। ये 2 डिमांड जो मेजर डिमांड है, जो यहाँ मैंने डिस्कस की हैं, ये कॉर्नवालिस की जो मेजर डिमांड है, इनके द्वारा मान ली गई थी। दूसरी डिमांड क्या थी? ही वुड आल्सो बी अ कमांडर इन चीफ। मतलब कमांडर इन चीफ कौन होता है? जो सारी आर्मी को, नेवी को अपनी कमांड देता है। तो इन्होंने कहा कि मैं ही कमांडर इन चीफ हूंगा, मैं ही डायरेक्शन दूंगा। ठीक है? तो ये एक्ट ऑफ 1786 के बारे में मैंने बताया कि 1786 में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई कि पहली चीज, अपॉइंटमेंट तो ये एक्ट के थ्रू नहीं हुआ, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया गया। ठीक है? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। पहली इंपॉर्टेंट चीज हुई कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को ये उसकी डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। देखो, मैं गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल की डिसीजन को ओवरराइड करना या गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को क्यों डिस्कस ज्यादा करता हूँ, उसका एक इम्पोर्टेंस ये है
कि ये जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है आदमी, अरे यार गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल कब आई थी? अब ये उसकी एग्ज़ीक्यूटिव लेजिस्लेटिव विंग्स भी आ गईं, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको प्रीलिम्स पूछ लेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल इस ऑप्शन दे देगा 4 बताइए किस एक्ट से आई? नहीं बता पाओगे। तो रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस है, आप रिवीज़न आप लेक्चर में ये मत सोचिए कि सर एक चीज़ बार-बार बता रहे हैं। नहीं, बार-बार आप सुनोगे, बार-बार नोट डाउन करोगे, आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। बार-बार ही रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस है। इस दुनिया में हर चीज़ बार-बार ही होती है। खाना भी आप बार-बार खाते हो, फ्रेश भी आप बार-बार होते हो, तभी चीज़ें याद रहती हैं। तो बार-बार आप करते रहोगे चीज़ें, तो आपको याद रहने लगेंगी, ठीक है? अब चार्टर एक्ट 1793 को डिस्कस कर लेते हैं। देखो चार्टर एक्ट को चार्टर क्यों कहा जाता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ चार्टर एक्ट की ख़ासियत ये थी कि हर ये 20 इयर्स में आता था, मतलब 20 साल में 1 बार आता था, ठीक है? अब चार्टर एक्ट 1793 में क्या फीचर्स थे वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ आपको मैंने बताया कि 1773 से ही गवर्नर जनरल ऑफ क कलकत्ता मतलब प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता है उसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। मतलब आप मान लो मद्रास प्रेसिडेंसी ने कोई डिसीजन लिया, बंगाल की प्रेसिडेंसी ओवरराइड कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मराठा वार में भी देखेंगे कि महाराष्ट्र की प्रेसिडेंसी सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोई डिसीजन लेगी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा, उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा बंगाल की प्रेसिडेंसी के द्वारा, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हम देख लेते हैं ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। मतलब जो ये 18 सॉरी 1784 स्पिट्स इंडिया एक्ट से जो आई थी पावर, उसको ये क्या कर रहा है, वीटो को एक्सटेंड कर दे रहा है। भाई फ्यूचर में कोई भी गवर्नर जनरल होंगे, सॉरी कोई भी गवर्नर जनरल होंगे, उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया काउंसिल का, वो ओवरराइड कर दिया जाएगा। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के को क्या है अथॉरिटेरियन सिस्टम में बदलने का एक तरीका है। ये मैं बता रहा हूँ। मुझे ये सिस्टम नहीं पसंद है। आप जो है कंसेंसस से कोई डिसीजन लीजिए, आपका डिसीजन अच्छा है तो वो डेमोक्रेटिकली माना जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक्सटेंड कर दिया गया ओवरराइडिंग पावर को फ्यूचर के गवर्नर जनरल के लिए। भाई तुम भी ओवरराइड करो गवर्नर जनरल की काउंसिल ने जो डिसीजन लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अदर प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट कर दी गई। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बार-बार बताने की क्या ज़रूरत है? मैंने अभी बताया कि बॉम्बे की और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो डिसीजन लेती थी, उसे बंगाल की प्रेसिडेंसी जिसमें गवर्नर जनरल बैठता था, उसको पावर ज़्यादा थी, ठीक है? अब मोनोपोली ट्रेड की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वो एक्सटेंड कर दी गई 20 इयर्स के लिए, ये याद रखना। ये इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में ही पूछ जाते हैं और कभी-कभी 1, 2, 3 करके यूपीएससी में भी डाल देता है। तो 1793 में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये चीज़ आप देख लो, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। इट प्रोवाइड दैट कमांडर इन चीफ दैट वाज नॉट बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही इज सो अपॉइंटेड। बहुत अच्छा पॉइंट है मगर इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा है। क्या है कि जैसे मान लो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल है और इसमें 3 मेंबर हैं। तो इस 3 मेंबर में पहली बात कमांडर इन चीफ को परमानेंट अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? मतलब जब बुलाया जाएगा आपको तभी आपको अपॉइंट किया जाएगा, उससे पहले आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नर जनरल वो सॉरी गवर्नर जनरल की काउंसिल में कमांडर इन चीफ का डिसीजन कोई ज़रूरी नहीं है मानना। आपका वीटो पावर नहीं है। ये सब क्यों किया गया था कि आर्मी का अपर एंड ना हो जाए कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। और जैसे आपका पाकिस्तान है, एक आर्मी स्टेट है। आपको इंडिया के नाम पे वो अपनी जनता को खूब डराता है कि हमने आर्मी रूल को सर्वोपरि रखा है। उसका रीज़न है कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। मगर ऐसा नहीं है। आपकी डेमोक्रेटिक पावर छिन जाती है, आपकी ऑटोनॉमी छिन जाती है, फंडामेंटल राइट्स छिन जाते हैं। तो इस चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज़ है कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल में परमानेंट नहीं है। उसको जब बुलाया जाएगा, जब डिसीजन लिया जाएगा, जब वोट कराया जाएगा तभी वोट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है उसको परमानेंट रखा जाए। 5वाँ पॉइंट आप देख लो, क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये स्टाफ हैं उनको पेड किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से।
वास्ट सिस्टम। ये इंडिया की पावर को घटाने के लिए, इंडियन पैसे की वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए ऐसा किया गया। देखो, मान लो ये ब्रिटेन है और ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहा है, यहाँ पर सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहा है, यहाँ स्टाफ काम कर रहा है इनका, ठीक है? अब भाई यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, ये ब्रिटेन में जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी का पैसा इंडिया से यहाँ जाएगा, मतलब इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। जैसे ब्रेन ड्रेन होता है, इंडिया के लोग एम्प्लॉयी जो है अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं जॉब करने, तो हमारे इंडिया में ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो जाता है। ड्रेन का मतलब है जो ब्रेन यहाँ यूज़ होना चाहिए था इनोवेशन में, डिस्कवरीज़ में, वो वहाँ यूज़ होता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक ड्रेन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। बहुत सारा पैसा जो है इंडिया का, वो स्टाफ के नाम पर, सैलरीज़ के नाम पर बाँट दिया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1793 था। मैंने कोई भी कसर इसमें नहीं छोड़ी है। कोई चीज़ की कमी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब आप कॉर्नवालिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है? Lord Cornwallis is best known in which of the following administrative measures in India? किसके लिए जाना जाता है? पहला, इंट्रोडक्शन सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन ओपन कंपटीशन। बिल्कुल गलत, इन्होंने कोई ओपन कंपटीशन नहीं करा था। बस ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जुडिशियल सिस्टम अलग कर दिया था, रेवेन्यू सिस्टम अलग कर दिया था, आईपीसी कोड लाए थे, कॉर्नवालिस कोड लाए थे और डीसीपी सिस्टम, जो आज आप डीसीपी सिस्टम देखते हो कमिश्नरेट में, वो डीसीपी सिस्टम इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। अगर कोई कमेंट बॉक्स में पहुंचेगा तो डीसीपी कमिश्नरेट सिस्टम समझाऊंगा मैं, कमिश्नरेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है और जो नॉर्मल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है किसी स्टेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? अगला पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत, इन्होंने कोई एबॉलिशन नहीं किया। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, मैंने आपको बताया ही, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल बकवास है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुई, तो ये तो गलत ही है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। छोटे लेक्चर ला रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है सुनने में, 2 की स्पीड से सुनिए, जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी रिवाइज कीजिए। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी तेज़ी से सक्सेस।